वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इन पंक्तियों के लेखक महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सब छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानेंगे, जिसका आधार हम एनसीईआरटी से तैयार करेंगे। इसके बाद सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक या इसके अलावा कोई और तथ्य भी रह जाते हैं तो हम उसे भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 को हुआ और इनका मृत्यु वर्ष सन 1977, यानी कि कुल 77 साल की आयु इन्होंने प्राप्त की। 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए, यानी कि 7 साल की ही उम्र से इन्होंने काव्य लिखना शुरू कर दिया था और इनको पुरस्कार भी मिला। यानी कि कितनी अच्छी कविता उन्होंने लिखी होगी जब 7 साल के ही बच्चे को एक पुरस्कार मिला। सन 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया, यानी कि 15 साल में ही उन्होंने अपना करियर डिसाइड कर लिया था, जो हम बाद तक भी डिसाइड नहीं कर पाते। तो 15 साल में उन्होंने साहित्य सृजन करना भी शुरू कर दिया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। ये एनसीईआरटी की ये तथ्य हम स्पर्श भाग 2 यानी कि कक्षा 10 की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जानकारी दिखेगी, हो सकता है वो आपको पहले से ही मालूम हो क्योंकि कक्षा 10 के लेवल की है, लेकिन आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी अभी से पढ़ना शुरू किया है, तो उनके लिए ये बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो आप लोग जानते भी हैं उन लोगों के लिए भी एक बेनिफिट है कि आपका रिवीजन भी होगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि ये तथ्य जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्योंकि जो आजकल की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें एनसीईआरटी तथ्यों को ही प्रायोरिटी दी जा रही है, जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगले पैरा में बताया गया है कि पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। तो इनकी रचनाओं, इनके कृतित्व को जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो कवि है वो किस दर्शन से प्रभावित है। तो शुरुआत में तो आप जान चुके हैं कि वो प्रकृति प्रेमी थे। इनका जन्म क्योंकि कौसानी अल्मोड़ा में हुआ है, तो वो जो जिला है, वो जो क्षेत्र है, वो प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर है, तो वैसी कविताएं करना स्वाभाविक है। तो प्रेम और रहस्यवाद उनकी शुरुआती कविताओं में झलकता है। इसके बाद वो मार्क्स के विचारों के संपर्क में आए, महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए और जो उनके जीवन के अंतिम वर्षों की जो कविताएं हैं उस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। अब आगे बताया गया है कि जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े। उदय शंकर संस्कृति केंद्र हमको याद रख लेना है कि जीविका के लिए उन्होंने वहाँ से अपने आप को जोड़ा। आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। तो लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना किसने की? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे बताया गया है कि सन 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए, यानी कि हमें याद रखना है कि इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आई है और सबसे पहला पुरस्कार इन्हें मिला है, तो हमें यह भी जान लेना ज़रूरी है कि किस रचना पे ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। तो आपको याद रख लेना है कि सन 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए ये पुरस्कार पंत जी को प्राप्त हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट यानी कि प्रथम पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को प्राप्त हुआ हिंदी साहित्य की कृति चिदम्बरा के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये भी मालूम होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो शुरुआत के 4 पुरस्कार थे, यानी कि सन 1968, 1972, 78
और 1982 ये जो 4 पुरस्कार मिले हैं वो किसी रचना पे किसी रचनाकार को मिले हैं। इसके बाद में नरेश मेहता से सन 1992 से जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। तो ये तथ्य भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बताया गया है कि पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी मिला उनको कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए। सन 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिस पर अभी हम चर्चा करके आ चुके हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1969 में चिदम्बरा संग्रह के लिए उन्हें प्रदान किया गया था। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 को हुआ। तो यहाँ पे हमें जो व्यक्तित्व के बारे में उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हमें जानने को मिले एनसीईआरटी पुस्तक के अकॉर्डिंग। अब उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ दी गई हैं, उसे जान लेते हैं। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन हम इतने भी अच्छे टिप्स पे रख लें कि वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन, इन सभी को आपको याद रखना है। वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। तो इन रचनाओं को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है कि पंत जी जब रचना करते हैं तो वीणा, चारों तरफ वीणा की आवाज़ होती है, पल्लव पुष्प खिल जाते हैं, युग की वाणी, वो जो वीणा है उसकी वाणी चारों तरफ फैल जाती है। वो सिर्फ गांव में नहीं फैलती, गांव यानी कि ग्राम्या, लोकायतन यानी कि लोक में भी वो वाणी फैल जाती है और चारों तरफ स्वर्ण किरण छा जाती है। तो इस पुस्तक में पंत जी की एक कविता दी गई है, पर्वत प्रवेश में पावस। तो इस कविता के बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ दी गई है, उसे हम जस्ट रीड कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा पंत जी से और रूबरू हो जाएं। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निखेरने की अनुभूति देती है। यही नहीं, पंत जी की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास भी सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हैं। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला जी ने भी कहा था कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। तो एक और पोएट से उनकी तुलना करते हुए महाप्राण निराला जी ने भी पंत जी की तारीफ की है कि उनकी रचनाओं में कितनी ही सारी उपमाएं रहती हैं जो मधुर से मधुर और कोमल से कोमल विषय को कर देती हैं। तो यहाँ तक हमने एनसीईआरटी तथ्य के अकॉर्डिंग करा। अब हम कुछ और रचनाएं देख लेते हैं जो सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमें याद रखना है कि पंत जी के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। पहला छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा अंतश्चेतनावादी और चौथा नव मानवतावादी। तो छायावादी चरण में जो उनकी रचनाएं हैं वो हैं उच्छ्वास सन 1920, ग्रंथि सन 1920, वीणा सन 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। तो ये क्रम भी हमें याद रखना है, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। इसके बाद प्रगतिवादी रचनाओं में युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, इन सभी के अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के प्रकाशन वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंतश्चेतनावादी में स्वर्ण किरण सन 1947, स्वर्णधुली सन 1947, युगपथ और युगांतर, ये इनके अंतश्चेतनावादी जो उन्होंने अपने अंतश्चेतना से जो रचनाएं की हैं वो ये रचनाएं हैं। इसके बाद नव मानवतावादी जो इनकी रचनाएं हैं इनमें है उत्तरा सन 1949, कला और बूढ़ा चांद जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था सन 1959 का है। इसके बाद अतिमा सन 1955, लोकायतन सन 1964 और चिदम्बरा।
तो ये सभी रचनाएं जो हैं ये नव मानवतावादी हैं। तो इन चारों चरणों को हमें याद रखना है। छायावादी, पहले वो छायावादी रचनाएं करते थे, फिर वो प्रगतिवादी रचनाएं करने लगे। युगांत जो शब्द है ये छायावाद के युग से संबंधित है। अंतश्चेतनावादी और फिर नव मानवतावादी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि पंत जी की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है सन 1920 और अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। हमें अच्छे से याद रखना है। पंत जी ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा है। लोकायतन, क्योंकि लोक के बारे में कौन ज़्यादा चिंता करते थे? महात्मा गांधी जी सबसे ज़्यादा सोचते थे, तो लोकायतन उन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा है। पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ है और इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें चिदम्बरा काव्य कृति पर प्राप्त हुआ था। अगला तथ्य है कि पंत जी की जो रचना पल्लव है, इसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये हमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो यहाँ हमें एक चीज़ और नोट करनी है कि पंत जी के जो नाटक हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन नाटक का नाम है रजत शिखर, जो सन 1952 में प्रकाशित हुआ, और शिल्पी, जो सन 1952 में ये भी प्रकाशित हुआ। तो रजत शिखर और शिल्पी, ये दोनों ही नाटक आपको याद रखने हैं। तो आज हमने छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ पंत जी के बारे में जाना, एनसीईआरटी तथ्य को कवर किया। इसके अलावा जो उनके पुरस्कार से संबंधित तथ्य हैं और जो रचनाएं, अतिरिक्त रचनाएं हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं लेकिन डीएसएसबी आदि एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी को हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए। इसमें हम एनसीईआरटी में लगे हुए विभिन्न लेखक और कवियों को, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व, उनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो उन सभी वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम पंत जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।